चलिए, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 2 के साथ। तो चैप्टर 2 में अब सारे ऑफेंसेस रहेंगे। तो मैंने पहले ही एट्रोसिटीज का मतलब बताया था कि इसका मतलब होता है किसी भी तरीके का अत्याचार या बुरा व्यवहार। क्योंकि हम इस वाले एक्ट में देखेंगे तो किसके साथ होगा, या तो एसटी या एसटी के साथ, मतलब इन कम्युनिटी के साथ या उनके किसी पर्सन के साथ। तो अब इस वाले में देखिए सेक्शन 3, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटीज, whoever not being member of a scheduled caste or scheduled tribe। मतलब इस वाले में ऐसा है कि जरूरी ये है कि पहले, सबसे पहले वो आदमी जो कर रहा है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का नहीं होना चाहिए। और फिर जिसके साथ वो कर रहा है वो पर्टिकुलर आदमी या कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का। तो अब इसमें सारे ये आपको वैसे तो ये सारे क्लॉजेस भी याद रखना चाहिए कि क्लॉजेस ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि क्लॉज ए में किस चीज के बारे में बात हुई है, क्लॉज बी में क्या हुई है। लेकिन अब अगर क्लॉज अगर हम याद नहीं रख सकते तो हम उसके बारे में अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पढ़ ही सकते, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पुट्स एनी inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of a scheduled caste or scheduled tribe, or force such member to drink or eat incredible or obnoxious substance। तो सबसे पहली बात ये क्या है कि जबरदस्ती कुछ बिना खाने लायक चीज या बहुत कुछ बुरी चीज, ऑब्नोक्शियस मतलब है बहुत ही ज्यादा बुरा कुछ, बिना उनके कंसेंट के उनके माउथ में डाल देना या जबरदस्ती उनको खिलाने के लिए मजबूर करना। फिर दूसरा इसमें है डम्प और एक्सक्रीट्रा or sewage, carcasses, or any other obnoxious substance in the premises or any other premise entrances of the premises occupied by the member of scheduled caste and scheduled tribe। तो इसका मतलब क्या रहता है, क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि सारे जो भी जहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब का आदमी रहता है वहां पे जबरदस्ती कुछ भी गंदा या कुछ भी कचरा फेंक देना, या जबरदस्ती जहाँ पर उनके जहाँ पे रहने की जगह है ऑक्यूपाइड वाली, या फिर वो उनकी कॉलोनी भी कह सकते हैं एक तरीके से, मतलब स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि उनके घर में ही फेंकना, वो जहाँ वो आसपास रहते हैं वहां किसी भी तरीके से अगर किसी ने फेंक दिया तो ये ऑफेंस होगा। फिर with an intent to cause injury, insult, or annoyance to any member of scheduled caste or scheduled tribe, dump excreta, waste material, carcasses or any associated substance in the neighborhood। तो वही मैंने ऐसे बताया कि ऊपर वाले क्लॉज में अगर आप बोलेंगे तो वो उनके ऑक्यूपेंसी में, और यहाँ पे दूसरी जगह पे कैसा है कि जहाँ उनके आसपास की जगह पे नेबरहुड लिखा है। तो दूसरे वाले मतलब सेक्शन क्लॉज सी में लिखा हुआ है कि घर के पास, नेबरहुड में। और फिर आप गार्लैंड विद फुटवियर और परेड स्नेक। तो मतलब कैसा है कि इसका मतलब रहता है कि किसी भी आदमी को जूतों की माला पहनाना या उनको किसी भी तरीके का नग्न अवस्था में उनको परेड कराना या कुछ तरीके से इस तरीके का करना किसी भी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के, तो वो डी होगा, मतलब क्लॉज डी में आएगा। फिर क्लॉज ई की बात कर लेते हैं। तो फोर्सफुली कमिट्स ऑन अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एनी एक्ट सच एज रिमूविंग क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन, फोर्सिबली tonsuring of head, removing mustaches, painting face, body, or any similar act with derogatory to human dignity। तो मतलब इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के किसी भी मेंबर के जबरदस्ती कपड़े उतरवाना या उसके मुंडन करा देना, मतलब उसके बाल पूरी तरीके से टकला करवा देना एक तरीके से, उसकी मूछों को कटवा देना या उसका चेहरा गलत तरीके से किसी भी तरीके से पोतना या कुछ भी ऐसे तरीके का काम करना जिससे उनकी जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी है, वो थोड़ी कम हो जाए। डेरोगेटरी मतलब थोड़ा कम हो जाए किसी भी तरीके से। फिर एफ क्लॉज में है wrongfully occupies, cultivates any land owned by in or in possession allotted to notified by any competent authority allotted to a member of scheduled caste scheduled tribes to get land transferred। मतलब कैसा है कि किसी भी तरीके से उनको एक स्पेशली किसी भी अथॉरिटी ने, कंपिटेंट अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ने उनको अगर कुछ तरीके की ऑक्यूपेंसी दी है, कुछ लैंड दिया है जिसपे वो कल्टीवेट कर सकते हैं, आप रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज कर रहे हो, मतलब आप जबरदस्ती उस वाले लैंड को हथियाने की कोशिश कर रहे हो या किसी भी तरीके का आप जबरदस्ती उसमें अपने नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए कर रहे हो, तो वो भी एक ऑफेंस हो जाएगा। फिर wrongfully dispossesses a member of scheduled caste or scheduled tribe from his land premises or interferes with the enjoyment of his right, including forest right over any land premises, water, irrigation, destroys crops, or takes away produce therefrom। तो कैसा है कि किसी भी तरीके से आप उन लोगों को डिस्पोजेस कर रहे हो, उनकी जो भी उनके पास लैंड है, प्रीमाइसेस है, उनके एंजॉयमेंट में अगर आप कुछ भी तरीके के इंटरफेयर, छेड़छाड़ कर रहे हो, और किसी भी तरीके का लैंड है, प्रीमाइसेस है, जैसे कोई वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो,
और कुछ भी तरीके का सामान उनके पास से ले जा रहे हो, तो वो भी एक ऑफेंस ये हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो क्लॉज एफ जो अपन लोगों ने यहाँ पढ़ा इसके ऊपर, तो क्लॉज एफ में जो एक्सप्रेशन है रॉन्गफुली का मतलब क्या होता है? तो रॉन्गफुली का मतलब उन लोगों ने एक तरीके से बताया कि रॉन्गफुली का क्या मीनिंग निकालेंगे। तो अगेंस्ट पर्सन विल मतलब उसकी इच्छा के अगेंस्ट, फिर बिना उसकी कंसेंट मतलब बिना उससे कुछ पूछे, और विद पर्सन कंसेंट अगर उसने कंसेंट दी भी है तो आपने कंसेंट कैसे उससे ली है कि उसको उस पर्सन को आपने फियर ऑफ डेथ या हर्ट दिया, या कोई पर्सन में जिसमें वो इंटरेस्ट है, सपोज करो ये वो आदमी है, तो वो आदमी तो नहीं डरता, लेकिन आपने बताया कि मैं उसके बेटे को मार मतलब मैं तेरे बेटे को मार दूंगा या तेरी फैमिली में किसी को ऐसा करूंगा, तो फिर उस डर के कारण उसने वो आपको दे दिया है। या फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, या इसमें आपने किसी भी तरीके के लैंड रिकॉर्ड्स फेक बना लिए हैं। और मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टू बी अ बैगर और अदर फॉर्म ऑफ फोर्स और बाउंडेड लेबर कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब एच क्लॉज क्या बोलता है कि जबरदस्ती आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को बैगर बनने के लिए मजबूर कर रहे हो, मतलब एक तरीके से भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हो, और बाउंडेड लेबर बना रहे हो। और एनी अदर कंपलसरी सर्विस मतलब जो गवर्नमेंट दे रही है, एनी अदर कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, उसको छोड़ के कुछ भी जो आप कर रहे हो, तो एक तरीके से आपने ऑफेंस किया है। फिर उसके बाद है कंपील एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एग्रीकल्चर कार केसेस और डिग ग्रेव्स, मतलब जबरदस्ती आप उनको बता रहे हो कि किसी भी तरीके का आप एनिमल की हड्डियां उठाओ या कहीं पे भी गड्ढे खोदो या उसमें कुछ भी दफनाओ, उनको जबरदस्ती आप ये तरीके से मजबूर कर रहे हो। फिर मेक्स एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग और एंजॉय और परमिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पसेस, मतलब मैंने ये वाला जो जे क्लॉज है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब होता है कि जबरदस्ती आप किसी को मजबूर कर रहे हो कि वो कचरा उठाए या कचरे में कुछ मतलब कचरे से रिलेटेड कुछ काम करे जो भी अगेंस्ट उसके बिल, तो ये एक ऑफेंस हो जाएगा। फिर परफॉर्म्स और प्रमोट डेलीगेटिंग आ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन टू बी अ डाइटी, मतलब किसी भी तरीके की एक तरीके से कि वो देवी वगैरह की पूजा करने के लिए वो बन जाए। तो मतलब ये एक तरीके से क्या बता सकते हैं कि कर रहे हो, या फिर मूर्ति बना रहे हो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप टेम्पल एंड अदर सच एज देवादासी एंड सच अदर सिमिलर प्रैक्टिस टू परमिट aforementioned दिस एक्ट। तो किसी भी तरीके का आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हो कि वो एक तरीके का ये सब काम कर रहे हैं, या ये जबरदस्ती जैसे कोई देवादासी बन जाए कुछ बन जाए, तो वो एक इस तरीके से ये ऑफेंस हो जाएगा। फिर फोर्सेस और इंटीमेट्स और प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब जबरदस्ती आप किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बोल रहे हो कि वोट करो पर्टिकुलर कैंडिडेट को, और वोट इन अ मैनर अदर देन दैट प्रोवाइडेड बाय लॉ, मतलब जैसे भी लॉ ने बोला है कि कोई किसी को भी वोट दे सकता है, उसके अलावा आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो जबरदस्ती किसी को वोट करे। और अगर या तो उसको आप मजबूर कर रहे हो कि वो नॉमिनेशन में ऐसे कैंडिडेट अगर वो खड़ा हुआ है तो आप उसका बोल रहे हो कि आप नॉमिनेशन विड्रॉ करो, तो भी एक ऑफेंस है। फिर फॉर द पर्पसेज ऑफ अ सेकंड nomination of a member of the scheduled caste or scheduled tribe candidate by an election, तो नॉट टू प्रपोज, मतलब अगर वो एक तरीके से आप बोल रहे हो कि या तो आप खुद भी खड़े नहीं हो या अपना सेकंड नॉमिनेशन एज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट को इलेक्शन में आप नहीं आने दे रहे हो। फिर आप कर रहे हो फोर्स या इंटीमिडेट्स कर रहे हो, मतलब एक तरीके से फोर्स मतलब जबरदस्ती, और इंटीमिडेट्स मतलब होता है कि आप एक तरीके से धमकी दे रहे हैं और किसी भी तरीके के ऑब्स्ट्रक्ट रोक रहे हैं एज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब who is a member of the chairperson holder of such office of panchayat under part 9 of the constitution and municipality under part 9A of the constitution for performing their normal duties and function। तो सपोज करिए कि कोई आदमी है जिसको एक पोजीशन मिली हुई है कि वो एक तरीके से पंचायत में ऐसे चेयरमैन या किसी भी तरीके से होल्डर की तरह या किसी म्यूनिसिपैलिटी में कुछ वो एक तरीके से काम कर रहा है, ऐसा उसको एक जॉब मिली हुई है। आप उसको एक तरीके से रोक रहे हो कि अरे ये उस तरीके से ये जॉब नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, तो एक ऑफेंस हो जाएगा। फिर आफ्टर द पोल causes hurt or grievous hurt, assault, imposes threaten to impose social or economic boycott to such a member of scheduled caste or scheduled tribe or prevent from availing benefits from public services such as
सच विच इज ड्यू फ्रॉम हिम। तो मतलब जब पोल हो जाए उसके बाद, जैसे आप किसी भी तरीके का उसको हर्ट कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, असॉल्ट कर रहे हैं, या फिर आप उसको थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरा सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दूंगा, या किसी भी तरीके का शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो भी उसके अवेलेबल बेनिफिट्स है उसको वो इस्तेमाल करने से आप रोक रहे हो, या फिर कमिट्स कर रहे हो एनी ऑफेंस और एक्ट सच अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हैविंग वोटेड or not having voted a particular candidate for having voted a manner provided by law। या तो आप जबरदस्ती किसी आदमी किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति से कर रहे हो कि वो अपना वोट नहीं दे, या जिस तरीके से वोट दिया जाता है पर्टिकुलर कैंडिडेट को, वो जो उसको लॉफुल राइट उसको दिया हुआ है वो अपना वो यूज नहीं कर पाए। और क्या है कि आप इंस्टीट्यूट कर रहे हो फॉल्स मेलिशियस और वैक्सीसियस सूट, मतलब जबरदस्ती का कुछ भी गलत या जबरदस्ती धोखा करने के लिए या गलत तरीके से, मतलब आपकी इंटेंशन रॉन्ग है इस वाली चीज में, ऐसी तरीके कोई भी आप लीगल सूट फाइल कर रहे हो किसी भी शेड्यूल कास्ट टू शेड्यूल ट्राइब के आदमी के अगेंस्ट, तो भी ये ऑफेंस हो जाएगा। एंड गिव्स एनी फॉल्स प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट देयर बाय कॉजेज पब्लिक सर्वेंट टू यूज लॉफुल पावर इंजुरी अनोयंस टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट टू शेड्यूल ट्राइब। तो एक तरीके से आप क्या है कि किसी भी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलत जानबूझ के कोई भी पब्लिक सर्वेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जिससे पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा कि लॉफुल पावर अपनी यूज करेगा, किसी भी तरीके की इससे इंजुरी होगी, अनॉयंस होगा, मतलब किसी भी तरीके की तकलीफ या उसको कुछ तरीके का नुकसान शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को होगा। और फिर इंटेंशनली आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, इंटीमिडेट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को पब्लिकली, मतलब पब्लिक में आप जैसे देखते होंगे कि लोग किसी को भी जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, कुछ भी कभी भी कुछ बोलते हैं, तो एक तरीके से क्या है कि आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो। और फिर उसके बाद है अब्यूज करना, कि कोई भी उसकी कास्ट के नेम से या उसकी किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ से या पब्लिक व्यू से कि ये पर्टिकुलर आदमी, मतलब एक तरीके से कैसा है कि आप उसको एक तरीके से गाली देना, मतलब एब्यूज, मतलब एक तरीके से उन्हीं उसी सेंस में चला जाएगा, मतलब किसी को गलत बोलना, कुछ भी करना। फिर डिस्ट्रॉयज डैमेजेस डिफाइल्स द any object generally hold or sacred in high esteem by the member of शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो अब कैसा रहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उन्होंने कुछ मंदिर बनाए हैं, कुछ भी तरीके की उनकी हाई स्टीम है, मतलब वो अपने एक तरीके से कुछ किसी भी चीज को बहुत अच्छा मानते हैं, किसी भी तरीके से किसी मंदिर वगैरह को, और उसको आप तोड़ रहे हो, डैमेज कर रहे हो या उसको गिरा दे रहे हो, तो उस तरीके से ये एक ऑफेंस हो जाएगा। अब फॉर द पर्पसेज ऑफ डिस्क्लोज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट का मतलब बताया हुआ है कि फोटोग्राफ है, पोर्ट्रेट है, क्या है। तो फोटोग्राफ भी हो, मतलब फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मीन इंक्लूड द स्टैचू, मतलब किसी भी तरीके की, देखिए उनकी कोई भी तरीके की मूर्ति है और कुछ भी उनके फोटोग्राफ है या पोर्ट्रेट है, तो ये फिर बाय वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन और बाय signs of visible representation such otherwise promote attempt to promote feeling of enmity hatred ill will member of schedule caste or schedule tribe। अब आप क्या है कि किसी भी तरीके से लेख के या बोल के या कोई भी आप अपना ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, मतलब किसी भी तरीके की ऐसी करने के बाद आप क्या प्रमोट कर रहे हो या किसी प्रमोट करने का अटेम्प्ट कर रहे हो कि जिससे एक एनिमिटी बढ़े, मतलब दुश्मनी बढ़ जाए या नफरत बढ़ जाए या इल विल बढ़ जाए, मतलब या तो एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी से हेट करने लगे, इस तरीके का आपका इंटेंशन है ये करने के लिए, तो फिर आपका ये यू पॉइंट में माना जाएगा। फिर वी, वी का मतलब होता है आइदर words written spoken any other means disrespect the late person such a held high esteem by the member of scheduled caste and scheduled tribe। अब देखिए ऐसे क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के भी जो भी पूर्वज हैं या कुछ उनके जो उनके पीढ़ियों के खानदानी जो लोग थे वो कुछ किसी तरीके से उनके लिए इम्पोर्टेंट है, या अपना फैमिली मेंबर तो किसी भी आदमी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ऐसे कोई किसी का फादर है, कोई किसी का ग्रैंड फादर है, और अगर आप उसको खराब बोल रहे हैं तो ये भी आप एक ऑफेंस कर रहे हैं। या सपोज करिए कोई बहुत ही हाई स्पिरिटेड आदमी है जिसकी बहुत रिस्पेक्ट वो कम्युनिटी के लोग करते हैं, जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो जरूरी है, मतलब ये एक तरीके से माना जाएगा ना कि उनको तो ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, तो एक तरीके से आप एक तरीके से फिर ये ऑफेंस हो जाएगा। फिर इंटेंशनली टचेस अ वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नोइंग दैट शी बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब व्हेन सच एक्ट ऑफ टचिंग इज ऑफ सेक्सुअल नेचर एंड विदाउट रिसिपेंट कंसेंट, मतलब कैसा है कि आप एक तो उसकी कंसेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं और कोई भी जो ऑफेंस है वो सेक्सुअल नेचर का कर रहे हैं,
और वुमेन के अगेंस्ट कर रहे हैं और आपको एक तरीके से करते वक्त ये पता है कि वो जो महिला है वो उस वाली कास्ट की वुमेन है, या तो वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, तो आपके ऊपर ऑफेंस हो जाएगा। फिर uses any word, any act, gesture of sexual nature toward the woman belonging to scheduled caste or scheduled tribe, knowing that she belongs to the scheduled caste and scheduled tribe। तो अब इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी तरीके का आप जेस्चर कर रहे हैं सेक्सुअल नेचर का किसी वुमेन की तरफ, उनकी भी जो भी है, तो वो भी एक ये ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज वन एक्सप्रेशन कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या है ये समझा रहे हैं आप। तो कंसेंट का मतलब है एक यूनिवोकल, मतलब एक वॉलेंटरी एग्रीमेंट है, मतलब उसकी तरफ से बिल्कुल पूरी तरीके से एक मतलब उसकी सहमति का एक एग्रीमेंट है। या तो वो वर्ड से दे रही है या वो जेस्चर से दे रही है, एनी अदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेट्स करना जरूरी, मतलब वो बता रही है आपको एक तरीके से कि वो ठीक है, विलिंग है, तो फिर आप पर्टिकुलरली एक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये एक्ट किया तो मतलब ये विदाउट कंसेंट माना जाएगा और एक तरीके से फिर ऑफेंस हो जाएगा। तो अगर ये इसमें मतलब ये बताने का कंसेंट बताने का पर्पस ये है कि कंसेंट बताने का मतलब ये है कि अगर कंसेंट से अगर हो रहा है, अगर आप ये प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये कंसेंट है, तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा, अदरवाइज ये ऑफेंस हो जाएगा। फिर प्रोवाइडेड दैट द वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हु डज नॉट ऑफर फिजिकल रेजिस्टेंस टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर इज नॉट रीजन ओनली द फैक्ट रिगार्डिंग द कंसेंटेड सेक्सुअल एक्टिविटी। अब देखिए इसमें बताया कि अगर कोई भी वुमन है, अगर उसने एक तरीके से आपको किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस नहीं किया, मतलब मना नहीं किया, विरोध नहीं किया, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपको कंसेंट दे दी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द वुमेन दैट आर प्रोवाइड फर्दर दैट अ वुमेन सेक्सुअली हिस्टोरिकली इंक्लूडिंग with the offender do not imply the consent or mitigate the offense। मतलब कैसा है कि आप उसकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते कि वो तो हमेशा से ही ऐसा है, मतलब ऐसी है या ऐसे कुछ है। उसकी पास्ट कंसेंट से लेके उसका कंसेंट का आप किसी भी तरीके का नहीं कर सकते। इसका ऐसे सेक्शन नंबर 114 ए, शायद आई थिंक 114 ए ही है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो बताता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो जो ट्यूटर की कंसेंट है वो हमेशा एब्सेंट रहेगी। ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, एक तरीके से एक्यूज को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी कंसेंट है। फिर करप्ट फॉल रिवर एनी स्प्रिंग रिजर्वायर और एनी अदर सोर्स ऑर्डिनरी यूज बाय द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैज टू रेंडर लेस फिट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनरी यूज। अब देखिए कैसा है कि जो भी तरीके का कोई भी कुआं है कहीं भी, या तो वाटर रिजर्वायर है, मतलब जहाँ पे भी कहीं पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, और जिससे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर जो हैं वो एक तरीके से किसी पानी को एक तो गंदा कर रहे हो या उसको खराब कर रहे हो, या जो जिस तरीके का वो है उसको खराब करके कुछ कम यूज लायक बना देते हो। सपोज करिए से क्या है कि आपने उसको गंदा कर दिया, मतलब कैसा है वो शायद पीने के लिए यूज करते थे, अब आप जरूरी नहीं कि आपने मतलब आपने यूज करने लायक तो बनाया लेकिन पीने लायक नहीं बचाया, मतलब थोड़ा तो खराब कर दिया, तो भी एक ऑफेंस हो जाएगा। It denies a member of scheduled caste, scheduled tribe a customary right of passage of a public resort, obstruct such member to prevent him from using having access to the public resort or such other member of public section having a right to use or access to। अब इसका मतलब है कि क्या है कि किसी भी जगह पे जाने का उसका जहाँ राइट है, किसी भी सड़क पे उसका जाने का राइट है, और आप उस सड़क पे जाने से उसको पासेज का जो उसका राइट है पब्लिक रिजॉर्ट का, उसमें आप किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो, किसी भी तरीके से उसको रोक रहे हो, तो एक ऑफेंस हो जाएगा। फिर जेड में फोर्सेस और कॉजेस अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू लीव हिज होम और विलेज और एनी अदर प्लेस ऑफ हिज रेसिडेंस। मतलब कैसा है कि किसी भी तरीके का उसका हाउस या उसका गांव छोड़ने के लिए या प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो भी है उसको आप छोड़ने के लिए जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो, तो ये उसमें आ जाएगा जेड में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी। अब जरूरी नहीं है जैसे कोई आदमी है पब्लिक ड्यूटी में डिस्चार्ज कर रहा है तो ये ऑफेंस नहीं हुआ। ऐसे सपोज करिए कि आपने उनकी जमीन खरीद ली, या किसी ने कुछ तरीके से मतलब लॉफुल अगर काम कर रहा है, सपोज करिए कि किसी तरीके का कुछ ऑफेंस नहीं है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी का राइट ले लिया एक तरीके से तो फिर ले सकता हूँ, तो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर कुछ भी तरीके से आपने ऐसा किया तो ऑफेंस हो जाएगा। or obstruct or prevent any member of scheduled caste and scheduled tribe in a manner regard to using common property as a resource of an area, burial
cremation ground equally with others, or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water tap, and other watering place or bathing at public convenience road or passage. अब आप तरीके मतलब ये क्या है कि किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन या प्रिवेंट कर रहे हो आपकी कोई किसी भी तरीके की वो रिवर है, कुआं है, कुछ भी यूज करते हैं, तो आप बता रहे हो कि वो यूज नहीं करें या एक तरीके से आप ये चाहते हो, तो फिर आपका ये ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो उसमें है माउंटिंग और राइडिंग बाइसिकल्स और मोटरसाइकिल्स और वियरिंग फुटवियर और न्यू क्लोथ्स इन अ पब्लिक प्लेस और टेकिंग आउट वेडिंग पोजेशन procession, sorry, or mounting horse and other vehicle during the wedding of procession। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर वो किसी भी तरीके की राइड करना चाहता है, बाइसिकल चला रहा है, आप उसको चलाने नहीं दे रहे हो, मोटरसाइकिल चलाने नहीं दे रहे हो, और कैसा है कि आप उसको नए फुटवियर या नए क्लॉथ मतलब उसको नई चप्पल या जूते नहीं पहनने दे रहे, नए कपड़े नहीं पहनने दे रहे, या कुछ भी तरीके का उसको वेडिंग का जो कुछ भी है प्रोसेशन वो उसको करने नहीं दे रहे, या आप घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, तो हो जाएगा। फिर एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ओपन फॉर पब्लिक एंड अदर पर्सन्स प्रोफेसिंग सेम रिलीजन टेकिंग पार्ट देयर एंड टेकिंग एनी रिलीजन सोशल कल्चरल पोजीशन इंक्लूडिंग जातरास। अब कैसा है कि ऐसे क्या अगर कहते हैं कि ऐसे सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन हिंदू में कुछ अच्छे कास्ट के लोग हैं और कुछ थोड़े ये मतलब नीचे कास्ट के समझे आते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि जैसे उनको ये जो धर्म का जो मंदिर है किसी भी तरीके का कुछ भी है, उसमें आप जाने से नहीं रोक रहे हो, मतलब जाने से आप उनको रोक रहे हो, या किसी भी तरीके की जो जतराज है उसमें आप उनको पार्ट लेने से रोक रहे हो, तो ऑफेंस हो जाएगा। फिर यही है कि एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल डिस्पेंसरी पब्लिक हेल्थ सेंटर शॉप प्लेस पब्लिक entertainment and other place using utensils articles made for public use and open for to public। और अब ये है कि आप जैसे पहले ऊपर वाली क्लॉज में आप मंदिर वगैरह में नहीं जाने दे रहे थे, अब आगे नीचे क्या है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं जाने देते हो, हॉस्पिटल्स में नहीं जाने देते हो, डिस्पेंसरी में पब्लिक हेल्थ में आप नहीं जाने देते हो, तो वो फिर ये डी पॉइंट में आ जाएगा। फिर आप उनको किसी भी तरीके का प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन करने से आप उनको रोक रहे हो, जैसे किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन होता है, ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, किसी पब्लिक जॉब नहीं करने दे रहे हो जो उनका राइट है या राइट टू एक्सेस है, तो एक ऑफेंस हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आप बोल रहे हो कि नहीं ये डॉक्टर्स नहीं बन सकते, ये लॉयर्स नहीं बन सकते, या ये पर्टिकुलर बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये कैसा है कि जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है अगर वो कर सकते हैं तो वो उनके पास राइट है, आप रोक नहीं सकते। फिर causes any physical harm, mental or money to such member of scheduled caste and scheduled tribe allegation practicing witchcraft being a witch। मतलब कैसा है कि आप एक तरीके से कि जादू कर उनके ऊपर एक तरीके से आप लगा रहे हैं कि एक तरीके से जादू करते हैं, जादू टोना वगैरह करते हैं, तो एक तरीके से फिजिकल हार्म या आप उनको तरीके से एलिगेशन कर रहे हैं, तो उनको एक एनिगोनी कर रहे हैं। फिर imposes threaten to impose a social or economic boycott any person or family or group of belonging to scheduled caste and scheduled tribe। तो अब कैसा है कि आप एक तरीके से इकोनॉमिक या सोशल बॉयकॉट जो मैं पहले बताया था आपको पिछली वीडियोस में, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, तो उसकी तरीके से आप एक तरीके से उसको धमकी दे रहे हैं या उसको एक तरीके से इम्पोज कर रहे हैं, तो ये सारे ऑफेंसेस हैं। तो इन सब की पनिशमेंट क्या होगी, शाइल बी लाइबल टू फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ बट मे एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड विथ फाइन। तो मतलब कैसा है कि अगर आपने जो मैंने इतने सारे ऑफेंसेस बताए, इन सारे ऑफेंस में आपने अगर कुछ भी किया तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 6 मंथ की, और जो बढ़ाई जा सकेगी 5 ईयर्स तक, और इसके साथ आपको फाइन भी देना पड़ेगा। मतलब फाइन भी देना होगा और इसके साथ आपको 6 महीने से लेके 5 साल तक की सजा जो कोर्ट देना चाहे वो आपको मिलेगी। फिर देखिए आप इसका आ गया है सब सेक्शन 2।
तो सेक्शन 3 का अपन सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 3 में अभी सब सेक्शन 2 आ गया, तो हु एवर नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब गिव्स और फैब्रिकेट्स false evidence threaten सॉरी इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज, और नोइंग मतलब उसको पता भी है कि इस चीज को अगर मैं करूंगा तो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के खिलाफ किसी भी तरीके का या तो उनको कैपिटल सेंटेंस हो सकती है और किसी भी तरीके का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जैसे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद फाइन। और जो इनोसेंट मेंबर है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, उसको कन्विक्शन मतलब उसको किसी भी तरीके की सजा हो सकती है, या तो कैसी सजा हो सकती है कि सीधे डेथ सेंटेंस को मिल सकती है उस पर, या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है, या किसी भी तरीके की इम्प्रिजनमेंट हो तो उसके लिए कैसा रहेगा कि द पर्सन हु गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस शैल बी पनिश विद डेथ। तो अगर आपने कुछ भी ऐसी तरीके का ऑफेंस किया और किसी भी तरीके के आपके उसके कारण किसी भी तरीके के मतलब किसी भी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को अगर कुछ पनिशमेंट हुई तो आपको इतनी पनिशमेंट हो जाएगी। तो क्या पनिशमेंट होगी आपको? शैल बी पनिश विद डेथ। तो आपको डेथ ही होगी, फिर डेथ पनिशमेंट आपको दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट। फिर इसका सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं, गिव्स फैब्रिकेट एविडेंस इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज टू नोइंग द एक्ट दैट देयरबाय कॉज द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कन्विक्टेड ऑफ एन नॉट कैपिटल। देखिए अब कैपिटल के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ नॉट कैपिटल है, लेकिन जिसमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल या उससे ज्यादा का होगा, ठीक है, फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 6 मंथ। नहीं ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया कि किसमें कैपिटल पनिशमेंट को छोड़ के जिसमें भी 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलेगी, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? तो आपको 6 महीने से कम की सजा नहीं मिलेगी, विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट मे एक्सटेंड टू 7 मंथ, और फाइन भी देना पड़ेगा आपको। अब commits mischief by fire, any explosive substance intending to cause, knowing it to be likely that thereby cause damage to the property belonging to the member of scheduled caste and scheduled tribe, shall be punished with an imprisonment for a term not less than 6 months but may extend to 7 years and with fine। तो कैसा है कि अब ठीक है, आप किसी के घर में अगर आप मिसचीफ कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, मिसचीफ मतलब कुछ भी आप तोड़ फोड़ दे रहे हैं, या मतलब किसी तरीके की क्षति, मिस्ट्री का मतलब हो जाएगा क्षति, यहाँ पे आप कुछ फायर कर रहे हैं मतलब आग लगा रहे हैं एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को, और आपको पता भी है कि इस करने से उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर आप इस तरीके से लाइबल होंगे 6 मंथ से कम के लिए नहीं, और 7 साल तक की आपको सजा मिल सकती है और फाइन भी लगेगा। फिर commits mischief by fire, explosive substance, knowing that it is likely to be thereby cause destruction of any building ordinary use for place of worship or place of dwelling for place of custody of member of a scheduled tribe। अब देखिए ऊपर वाले में कैसा था कि आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे उन्हीं बेस में, लेकिन वो कैसा था कि कुछ ऐसी कुछ भी प्रॉपर्टी थी जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए नहीं यूज कर रहे थे, या वो किसी भी तरीके की वर्शिप पूजा करने के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए आपको सजा मिल रही थी केवल 6 मंथ से लेके 6-7 साल तक। लेकिन अब अगर आप इस वाली चीज को करते, ह्यूमन ड्वेलिंग को खराब करते हो या वर्शिप प्लेस पे आप उनके करते हो, तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी और फाइन भी लगेगा। तो देखिए आपका मतलब जितना आप सीवियर ऑफेंस करेंगे फिर उतनी ज्यादा पनिशमेंट आपको बढ़ती जाएगी। फिर कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर इंडियन पेनल कोड पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years और मोर against any person or property, knowing that the person is a member of scheduled caste and scheduled tribe, shall be the punishable with imprisonment for life and fine and with fine। तो कैसा रहता है कि इंडियन पेनल कोड के आईपीसी के जो उतने भी इन लोगों ने बताए हैं कि किसी भी अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें उसकी पनिशमेंट आईपीसी में 10 साल या उससे ज्यादा की मिलती है, और आप अगर किसी भी ऑफेंस को उस ऑफेंस को किसी भी पर्सन या किसी भी प्रॉपर्टी के मतलब किसी भी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी के साथ कर रहे हो जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन, सॉरी और नहीं एंड फाइन, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी मिलेगा और फाइन भी लगेगा आपको, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा आपको। फिर commits any offense specified in the schedule against any person property, knowing that the such person is a member of scheduled caste and scheduled tribe and such members belongs to such offense
or member shall be punishable with the imprisonment as specified in the Indian Penal Code. For such offence shall be liable. इस वाले को फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो कमिट्स एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले एक्ट के में लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। तो उस शेड्यूल में अगर अगेंस्ट आप कोई भी ऑफेंस करते हो जो शेड्यूल में दी हुई है किसी भी मेंबर के अगेंस्ट, जिसको आपको पता है कि वो शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, मतलब मेंबर है, और आप उसकी प्रॉपर्टी के नहीं तो अगेंस्ट करते हो, मतलब या तो आप उसके अगेंस्ट कर रहे हो या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर रहे हो। shall be punishable with the imprison shall be punished with such punishment as specified in the IPC for such offence and shall liable for fine। तो उसी तरीके से आपको पनिशमेंट मिलेगी जैसे आईपीसी में दिया हुआ है, और उसी तरीके से आपको पनिश मतलब उसमें लिखा हुआ है ना, देखिए shall be punishable with such punishment as specified in the IPC and such offence and also liable to fine। तो फाइन भी होगा और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। फिर knowingly or having reason to believe that offence has been committed under this chapter causes any evidence of commission of such offence disappear with the intention of screening offender from legal punishment with an intention to give any information respecting the offence which he knows or believes to be punishable with a punishment provided for that offence। तो कैसा है कि अगर आप किसी भी आदमी को बचा रहे हो जिसने ऑफेंस किया हुआ है कि वो एक तरीके से वो डिसअपियर हो जाए या उसको आप किसी भी लीगल पनिशमेंट से बचा रहे हो, और इसके लिए आप क्या कर रहे हो, एनी इन्फॉर्मेशन मतलब इंटेंशन टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग टू द कॉज दे रहे हो, तो आपको कितना दे पड़ेगा, मतलब कितनी पनिशमेंट होगी आपको, जितनी पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए दी जाती है उतनी पनिशमेंट आपको दी जाएगी। फिर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट एनी ऑफेंस इन दिस सेक्शन शैल बी पनिश्ड विद imprisonment फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 year बट मे एक्सटेंड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। तो अगर आप कोई पब्लिक सर्वेंट है और आपने कोई भी ऑफेंस किया, तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर से कम की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और जितनी पनिशमेंट उसके लिए दी जा सकती है उस ऑफेंस के लिए उतनी आपको दी जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। तो हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का आदमी नहीं है, विलफुली अगर वो अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट कर रहा है, जो कि उसको लॉ के आगे अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से कम की पनिशमेंट नहीं होगी और 1 साल तक की हो पाएगी, मतलब 6 मंथ से लेके 1 साल तक की पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। अब इसमें जो पब्लिक सर्वेंट की अपन लोग ड्यूटीज बता रहे हैं कि क्या वो निग्लेक्ट किया, तो क्या क्या ड्यूटीज है उसकी, तो ये ड्यूटीज भी है, द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट रिफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 इंक्लूड, तो उसमें कैसा है, टू रीड आउट द इंफॉर्मेशन गिवन ओरली एंड रिड्यूस इन राइटिंग फॉर ऑफेंस in charge of public of the police station बिफोर टेकिंग सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट, मतलब कैसा है कि आप उसको पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आप सुनाओगे पढ़ के उसको और आप लिखोगे उसको, और फिर उसके बाद आप मतलब उसकी साइन लेने के पहले या फिर उसकी कंप्लेन को रजिस्टर करोगे, आप एफआईआर लिखोगे और अदर रिलेवेंट प्रोविजन जो भी हैं अप्रोप्रिएट उस एक्ट में वो आप करोगे, और जब आपने एफआईआर लिख ली तो आप उसके बाद उसकी कॉपी दोगे जो भी आपने लिखा है, फर्निशिंग अ कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन सो रिकॉर्डेड फॉरवर्ड इन दैट फॉर्मेट, मतलब जैसे फॉर्मेट में आपने लिखी है वैसी उसकी कॉपी आप दोगे, आप उसके सारे रिकॉर्ड स्टेटमेंट को दोगे, तो मतलब आप सारी ये रिकॉर्ड करोगे कि क्या क्या विक्टिम है, मतलब कौन कौन विक्टिम है उसके साथ और क्या क्या विटनेसेस हैं, और आप किसी भी तरीके की कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन करोगे, मतलब जितनी भी आपको जबरदस्त मतलब आपको ये एक तरीके से बाउंड हो आप कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगी जितनी भी हो सके, और चार्जशीट फाइल करना पड़ेगी स्पेशल कोर्ट में, और एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, मतलब जब भी ऑफेंस हुआ है उसके 60 डेज के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करना पड़ेगी स्पेशल कोर्ट में,
जो कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस कोड में बनाई हुई है। एंड टू एक्सप्लेन डिले इन राइटिंग, अगर कुछ डिले हुआ तो आपको राइटिंग में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम एंड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है कुछ भी, आपको तो आपको फेयर तरीके से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और जो भी अदर कुछ भी अगर किसी भी तरीके का एक्ट में या रूल्स कुछ बनाए गए हैं तो आपको सारे वो परफॉर्म करना पड़ेंगे। प्रोवाइडेड द चार्जेस इन दिस गार्ड अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट अगर कुछ भी चार्जेस अगर आपको लगाना है, कुछ भी आरोप, तो कैसा रहेगा कि वो आरोप तभी लगेंगे जब एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी उसके ऊपर हो चुकी रहेगी। मतलब कैसा है कि पब्लिक सर्वेंट कैसा है कि पहले से ही एक तरीके से बहुत अच्छी पोजीशन में है, तभी तो वो उस पोजीशन में है कि पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस स्टेशन में, मतलब किसी भी तरीके का। तो आप उसके ऊपर कैसी भी एलिगेशन नहीं लगा सकते, पहले एक तरीके की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो होगी उसके आगे कि उसने वो ऑफेंस किया भी है कि या फिर जबरदस्ती कोई उसको फंसा रहा है। फिर द cognizance in the respect of delegation referred in section, public servants shall be taken by the special court or the exclusive special court regard shall give direction for penal proceeding against such public servant। तो उसकी जो कॉग्निजेंस होगी ये किसी भी ड्यूटीज की, तो वो क्या करेगा कि पब्लिक सर्वेंट को स्पेशल कोर्ट, मतलब वो जो भी होगा वो क्या कौन लेगा, तो टेकन बाय द स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट शैल गिव डायरेक्शन टू द पैनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केवल ये लोग ही ले पाएंगे, मतलब वो जो कोर्ट स्पेशल कोर्ट है वही पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी या मतलब एक्शन लेगी। अब एनहेंसमेंट पनिशमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, तो अब ये सेक्शन नंबर 5 आप याद रखिए कि अगर आपने एनहेंसमेंट पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने कोई ऑफेंस फिर से किया, दोबारा उस ऑफेंस को दोहराया, हूएवर हैविंग ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड, मतलब एक बार आपको सजा हो चुकी थी उस ऑफेंस की इस चैप्टर में, एंड कन्विक्टेड सेकंड ऑफेंस और ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द सेकंड ऑफेंस शैल बी पनिश, मतलब उस ऑफेंस के बाद और उस ऑफेंस के होने की एक और बाद भी अगर आप किया तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर एंड बट में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो कैसा रहेगा कि आपको 1 साल से कम की तो सजा होगी ही नहीं, मतलब हमने बहुत सारी जगह देखा है कि ऑफेंस की सजा होगी 6 महीने से लेके, तो उसमें आपको 6 महीने नहीं, अगर आपने दोबारा ऑफेंस किया है तो 1 साल तो होगी, और कितनी बढ़ा सकते हैं, जितनी सजा उस ऑफेंस की दी जा सकती है उतनी ही बढ़ा सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34, सेक्शन 34 आपको पता होगा कॉमन इंटेंशन की बात करता है, या चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A सेक्शन 149 ये कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, एंड चैप्टर 13 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो है शैल अप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एंड शैल अप्लाई so far as may apply for the purpose of this act they apply for the purpose of Indian penal code। तो जहाँ पे भी ये सब ऑफेंस होंगे तो उनमें अगर कुछ भी हो रहा है तो उनमें ये सब जो प्रोविजन है आईपीसी के जो मैंने अभी आपको बताए ये सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। कुछ भी तरीके का कुछ भी ऑफेंस हो रहा है तो मतलब जैसे कुछ मैं आपको जनरली शॉर्टकट में बताता हूँ, जैसे कोई जनरल एक्सेप्शन मिल रहा है तो कोई अगर जनरल एक्सेप्शन मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, तो उस लॉ में मिल रहा है, आईपीसी मिल रहा है तो यहाँ भी मिलेगा। एक तरीके से ये बोलना चाहते हैं अगर यहाँ कॉमन इंटेंशन वहां पे अगर अपन बता सकते हैं तो यहाँ पे भी कॉमन इंटेंशन हो सकती है, कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। जैसे अबेटमेंट हो सकता है वहां पे, तो यहाँ भी अबेटमेंट होगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ अबेटमेंट नहीं डिफाइन किया तो यहाँ पे अबेटमेंट नहीं होगा, या जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, सारी चीजें हैं। एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन कंडक्टेड एनी ऑफेंस punishable where any person has been convicted of any offense punishable under this chapter, special court may, in addition to awarding any punishment by the order in writing, declare that any property, movable or immovable, belonging to that person has been used for commission offense shall be forfeited to government। अब कैसा है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कोई ऑफेंस कर रहे हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से आपने वो ऑफेंस किया वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरफिट कर दी जाएगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जब्त कर लेगी आपकी वो प्रॉपर्टी।
and where any person is an accused of an offense under this chapter shall be open to the special court trying him to pass an order that all or any other property, movable, immovable, or both. तो कैसा है कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस किया तो कोर्ट को क्या पावर होगी कि जो कोर्ट आपको ट्राई करेगी, स्पेशल कोर्ट, वो आपकी कुछ भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जैसे आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो, अब वो भी आपकी जब्त की जा सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर 2। तो आज भी हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3।